डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपके पास क्लास 10th की चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है। देन वी नीड टू नो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड देन वी हैव टू नो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बताऊंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझाऊंगी, रिडॉक्स रिएक्शन भी समझाऊंगी। बट अभी हमें बात करनी है केमिकल रिएक्शन की, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ओके, सो दिस केमिकल रिएक्शन इज एग्जैक्टली टॉकिंग टू यू अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें दो एटम, जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? सो इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है ये? एक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें चल रही हैं, कॉन्टिन्यू है ना, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, चेंजेस हो सकती है, तो प्रोसेस इसके लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, कैसे होते हैं वो सब्सटेंस? न्यू है क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनेंगे विथ न्यू प्रॉपर्टीज। गॉट इट? कोई भी नई चीज़ बन सकती है और वो नई चीज़ जो होगी अपने प्रीवियस कंपोनेंट से, प्रीवियस एटम से, प्रीवियस रिएक्टेंट से अपनी प्रॉपर्टी को अलग करेगी। ठीक है, जैसे देखो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है रिएक्टेंट, सबको मालूम है, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यूजुअली रिएक्टेंट कहाँ होती है? रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। यूजुअली रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट जो है वो उनका रिजल्ट है कि क्या बनते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, या न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, है ना। सो न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, तो नई प्रॉपर्टीज़ बनेगी। अब इसमें देखो मैं आपको रिएक्टेंट बताती हूँ क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मैं अभी इसको हटा रही हूँ, है ना। अब मान लो मैंने लिखा Mg प्लस O2, ये MgO बन रहा है ना। अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए अभी फ़िलहाल 2 लिख देती हूँ, आपको बताऊँगी कैसे बैलेंस करते हैं। तो बेटा ये Mg और ये O2, ये दो एक एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, तो ये दो सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना आपके। और जब Mg और O2 ने आपस में कंबाइन किया तो दे आर फॉर्मिंग अ न्यू थिंग्स, जो ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? एक न्यू थिंग्स है, एक प्रोसेस है जिसमें ये न्यू प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट। अब ये इक्वेशन को लिखते वक्त आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम Mg का मतलब क्या है? Mg मतलब मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया। आपको क्लास में एक एक्टिविटी दिखाई गई होगी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया हमने। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले उसे हम सैंड पेपर पे रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? देखो बेटा, ये मैग्नीशियम ना हाईली रिएक्टिव है, तो ये अपने सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो इस मैग्नीशियम को जलने नहीं देती। तो जब हम उसे सैंड पेपर पे रब करते हैं ना, तो वो लेयर मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है या मान लो कार्बोनेट की लेयर है, वो लेयर यहाँ से हट जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम मैग्नीशियम को वाइल बर्निंग, अच्छा बर्न करने के बाद आपने देखा होगा वाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस होती है। वो वाइट कलर की ऐश क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा रहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो हमने केमिकल रिएक्शन की बात की, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? सबसे कॉमन तो है, आपने कोई फूड लिया और उसे च्यू किया, तो आपके माउथ से, यहाँ से आपके सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है। जो आप स्टार्च खा रहे हो, जो भी आप प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हो जिसमें स्टार्च है, उसका ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपल शुगर में, तो केमिकल रिएक्शन हुआ, स्टार्च से शुगर बन गया, है ना।
इनफैक्ट आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। पैंक्रियाज से अल्कलाइन सेक्रेशन आ रही है, वो भी ब्रेक डाउन कर रही है। तो फूड भी आपके लिए, इसके अलावा आप बहुत सारे क्लोथ खरीदते हैं, जैसे कॉटन के क्लोथ्स हैं, जॉर्जेट के क्लोथ्स हैं, और भी बहुत सारे क्लोथ हैं, उसमें भी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, जैसे नायलॉन है ना, इन सब को हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं। कॉटन तो चलो प्लांट से हम उनके जो भी रेसेस हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट व्हाट अबाउट जॉर्जेट, व्हाट अबाउट सिफॉन, व्हाट अबाउट नायलॉन, व्हाट अबाउट रेयॉन, ये सारे केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं ना, पॉलीथीन, वो भी केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। बहुत सारे हम ग्लासेस बनाते हैं, दे आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जैम, जेली, ये भी जो हम प्रिजर्व करते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में जो केमिकल रिएक्शन को शो करती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हेन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है, और न्यू सब्सटेंस कब फॉर्म होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं। तो द प्रोसेस in which a new substance formed, and why it is process, because it is continue going on, okay, very good. Now ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, ओके। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। चलो भाई, आप सोचो आपके हाथ में एक इंसेंस स्टिक है, एक अगरबत्ती है, आपने उसे जलाया तो क्या निकल रही है, स्मोक निकल रही है, ओके। यानी कि केमिकल रिएक्शन में स्मोक निकलती है। क्रैकर बर्न किए, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आपने दूध रखा था और दूध के अंदर आपने थोड़ा सा वार्म मिल्क में थोड़ी सी दही डाल दी, वो दही बन गई, अरे ये भी चेंज हो गया, दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। आपने वुड लिया और उसे जला करके उसका ऐश बना दिया, वो भी केमिकल रिएक्शन है। आपने पेट्रोल भराई और वो पेट्रोल 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद कम हो जाती है, ओके, यहाँ भी पेट्रोल बर्न हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। जो रॉ मैंगो थे वो पक गए, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आपने दूध रखा था और थोड़ी देर के बाद दूध में कडल बन गया, दूध खराब हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, खट्टे हो गए, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है। और इन शॉर्ट हमने क्या देखा, इधर उनका कलर चेंज हो रहा है, या तो उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, या तो वो ऐश बन के नई सब्सटेंस बना रहे हैं, या स्मोक निकल रही है, या हीट निकल रही है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, तो चलो मैं इसको प्रूव करती हूँ कैसे। इवोल्यूशन ऑफ गैस मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक लिया। अच्छा, आपको लैब में प्रैक्टिकल कराया गया होगा, आपने जिंक ग्रेन्यूल लिया होगा। जिंक ग्रेन्यूल के लिए क्या लिखते हैं, जेडन, जेडन इज फॉर जिंक। और आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और जब आपने जेडन प्लस HCl यानी एक मेटल को एसिड के साथ लिया तो क्या बना था, बताना, ZnCl2 प्लस H2। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना बेटा, बबल्स बन रही थी, याद है आपको। सो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड दे आर फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में बाहर आ रही थी। दूसरा भी हम देख सकते हैं, चलो मैं जेडन की जगह पे मैं Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम, यस। तो मैंने मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिया। आप और भी कोई एसिड ले सकते हैं, मैं सिंपल HCl आपके लिए ईजी होता है लर्न करना, सो आई टुक इट, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। हमें बैलेंस करना होगा। देखो यहाँ मैंने Cl2 लिखा है यानी क्लोरीन 2 है, और यहाँ मैंने H2 लिखा है यानी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर गैस निकल रही है तो वो किसका कैरेक्टर है, केमिकल रिएक्शन का, ओके। तो ये फर्स्ट था हमारा प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन में, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट जो होते हैं ना वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं,
मे बी उनका कलर चेंज हो, लेकिन ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्यूबल है। जैसे मान लो आपने पानी में चीनी डाला, वो तो डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सॉइल डाला तो वो प्रेसिपिटेट है क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है ना। वैसे और भी आपको एग्जाम्पल दूंगी, वो तो एक रफली आपको समझने के लिए दिया था। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब जैसे मान लो मैंने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। देखो बेटा मैं आपको बोल रही हूँ लेकिन मैं सिंबल लिख रही हूँ, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडीन। जब ये दोनों मिल जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, तो ये कहलाता है पोटेशियम आयोडाइड। तो मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिया और मैंने लिया लेड नाइट्रेट। पीबी स्टैंड फॉर लेड एंड NO3 स्टैंड फॉर नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट, अब मैंने इन दोनों को लिया। अब यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज होकर के क्या हो जाएगा, देखो इसका फर्स्ट ये पॉजिटिव है और इसके आई के साथ इसका सेकेंड, और इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, ये आपस में आपको दिख रहा है ना। देखो इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, ये आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये बन जाएगा PbI प्लस KNO3। किसके लिए स्टैंड करते हैं ये, Pb फॉर लेड, सो दिस बिकम लेड आयोडाइड प्लस K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो लेड आयोडाइड है ना बच्चे, ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का। ओके, तो ये येलो प्रेसिपिटेट बना है ना। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया था ये वाइट कलर का था लगभग, लेकिन जब हमने इसके साथ इसे मिक्स किया तो पहले तो इसने आयन एक्सचेंज कर लिया और जो बना वो प्रेसिपिटेट था। कैसे पता चला, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल था और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि लेड आयोडाइड जो है उसका कलर चेंज हो जाता है एंड दिस इज फॉर्मिंग येलो प्रेसिपिटेट। अब हम दूसरा करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्लियर है बेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज चेंज इन कलर। अभी आपने मैम ने कहा ना कि आप रॉ मैंगो ले लो ग्रीन कलर का और मैंगो पक गया वो येलो कलर का हो गया, कलर चेंज हो गया है ना। आपने रॉ वेजिटेबल लिया, उसे आपने कुक कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया। आपने जो फूड खाया उसे च्यू किया, उस फूड का कलर चेंज हो गया। दिस इज ऑल केमिकल चेंज, सो चेंज इन कलर। अब मैं आपको एक कलर चेंज का एग्जांपल देती हूँ। जैसे याद करो कि आपने एक तो आपको याद होगा आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने कॉपर सल्फेट में आयरन डाला था, याद है। ये देखो कॉपर सल्फेट, Cu फॉर कॉपर, SO4 फॉर सल्फेट। आपने कॉपर सल्फेट लिया था और जब आपने इसमें आयरन डाला था तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था ये बन गया था FeSO4। याद आ गया मैम। सो ये कौन सा कलर बन रहा था, ग्रीन, FeSO4 प्लस Cu, और Cu बाहर निकल गया था। तो ये भी है चेंज इन कलर। और भी है, लेमन का नाम सुना है, और लेमन में एसिड कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड, उसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो आप सिट्रिक एसिड ले लो और पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। तो जैसे मान लो आपने सिट्रिक एसिड लिया और पोटेशियम परमैंगनेट के लिए मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो मैंने सिट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम परमैंगनेट को डाला। देखो पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम डालते हैं ना पानी में तो इसका कलर डार्क पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही सिट्रिक एसिड डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये भी शो करता है कि ये जो है केमिकल चेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं, दिख रहा है आपको बेटा। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना टेम्परेचर में चेंज होता है। आप यूजुअली जब आप लैब में करते होंगे तो अगर आप कोई केमिकल में डालते हैं ना और उस बीकर को टच करोगे या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो तुम्हें गर्म लगेगा। मैं एक तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। तुमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। तो तुमने क्विक लाइम लिया और तुमने इसे पानी में डाल दिया, ये उसके ऊपर तैरने लगेगा और टेम्परेचर हो जाएगा गर्म। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaOH2। अच्छा, इस CaOH2 को क्या कहते हैं आपको मालूम है, इसे बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड, SLAKED, स्लेग्ड लाइम, और इसे कहते हैं क्विक लाइम। इसके और भी यूज़ हैं, आपको पता है। इस क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो वाइट वॉश के लिए हमें
सिलेक्ट लाइम तैयार मिलता है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट लाइम भी तैयार करता है और प्लस टेम्परेचर बढ़ा देता है भाई, बहुत टेम्परेचर हाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। या मान लो मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया, पेपर ले लिया, पेपर भाई लिविंग थिंग्स है तो पेपर में कार्बन तो होगा ही, तो मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, पेपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, यस, तो ये बनाएगा CO2। तो हमने क्या समझा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन स्टेट, क्लियर है, ये यहाँ तक आपको दिख रहा है। चलो अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट में भी चेंज हो सकता है। स्टेट क्या हो सकता है भाई, स्टेट वो SST का स्टेट नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। जैसे मान लो कि मैंने कैंडल बर्न किया, ठीक है। अब जब हमने कैंडल बर्न किया तो कैंडल पहले सॉलिड था, जब आपने उसे बर्न किया तो वैक्स मेल्ट हो गया तो लिक्विड बन गया, ठीक है। और वो वेपर भी बन रहा है, स्टीम भी बन रहा है, यानी वो लिक्विड भी बन रहा है और गैस भी बन रहा है। अच्छा, कौन सी गैस निकल रही होगी, CO2, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कैंडल मेल्ट हुआ, पहले वो सॉलिड था, मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड यानी कि लिक्विड वैक्स बना, और फिर वो स्टीम बना यानी कि वो बना CO2 गैस। तो देखो कितने सारे स्टेजेस चेंज हुए ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। वैसे चेंज इन स्टेट फिजिकल चेंज में भी होता है, जैसे तुम पानी को बॉईल करते हो तो पानी बॉईल करके वेपर में चेंज हो जाता है, या तुम फ्रिज से आइस निकालते हो, आइस सॉलिड थी, थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट हो गए लिक्विड, और फिर थोड़ी देर के बाद वो वेपर बन गई स्टीम गैस, तो वो भी फिजिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पे हमने वाटर नहीं लिया, यहाँ पे हमने आइस लिया, सॉरी कैंडल लिया, वैक्स लिया। तो वैक्स पहले सॉलिड था, फिर वो लिक्विड में चेंज हुआ, और फिर वो जल करके धुआं दे रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो गैसेस फॉर्म में लिया, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे टोटल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने आपसे 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, ओके। चलो केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। केमिकल इक्वेशन, अब देखो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, इट इज़ अ मेथड, तरीका है, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स, ठीक है, और फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लगाते हैं भाई, ठीक है। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल और फॉर्मूला, या आप सिंबल तक ही छोड़ सकते हैं, फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंबल्स भी लिख सकते हैं, गॉट इट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे सिंबल लिया, जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4। तो मैं केमिकल इक्वेशन में क्या कर रही हूँ, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसमें मैं केमिकल रिएक्शन दिखा रही हूँ, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में मैं एक रिएक्शन कराऊंगी, तो रिजल्ट क्या होगा, ये देखो, ये बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाएगी। तो ये भी देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे देखो जिंक एक नई चीज़ थी, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट थिंग थी, और इनसे मिलकर के एक नई चीज़ बनी जिंक सल्फेट। इसकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल अलग होगी, ये जहाँ मेटल है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, और ये गैस है, देखो सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि केमिकल इक्वेशन में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, एंड केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स। यहाँ तक आपको क्लियर होंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, बट है नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, लेकिन उसके पहले हमें 2 इक्वेशन के बारे में जानना है। एक होता है बैलेंस्ड इक्वेशन
और एक होता है अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके नंबर सेम होते हैं, दोनों तरफ के एटम के नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। किसमें? इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, Zn प्लस H2SO4, जो मैंने अभी पीछे लिखा था ना, ZnSO4 प्लस H2। तो ये देखो, मान लो कि ये जिंक एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, सल्फर एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। यहाँ देखो जिंक कितना है? 1, यहाँ भी है 1, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ओके। यहाँ देखो सल्फर 1, यहाँ देखो सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ओके। सो दिस इज बैलेंस इक्वेशन, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे बोथ द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। समझ आ रहा है? अब हम लेते हैं अनबैलेंस्ड। तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे अनबैलेंस्ड। अब यहाँ मैंने लिखा इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनइक्वल, है ना। इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलो देखते हैं इसका अनबैलेंस्ड का भी एक एग्जाम्पल। आपको दिख रहा है या मैं इधर से फिर से लिख दूँ? लिख देती हूँ भाई, इट हैज़ अनइक्वल, ओके। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस O2 बन गया H2O। चलो इसे चेक करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा और यही हमें सीखना है। तो उसके पहले हमने ये सीखा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलो बैलेंस करना सीखेंगे, बहुत सिंपल है। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? चलो एक एग्जांपल देते हैं। इसमें हमें करना क्या है? हमें एटम्स को इक्वल करना है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर of different types of atom equal, different types of atom equal किधर? in both reactant and product। reactant और product दोनों में ये equal होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? number of atoms। so the process of making the number of different types of atom equal। हम एटम को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। किधर करेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, ओके। चलो देखते हैं भाई, इसे आते हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं बेटा। ये देखो, जैसे देखो मैंने लिखा H2 प्लस O2, क्या बनाया था मैंने? H2O, है ना। चलो अब हम लिखते हैं रिएक्टेंट साइड का पहले, रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में देखो हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना? 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। अब देखो, अगर मैं इस ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर मैं इस ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, जो नया होगा ना उसको सर्कल कर लेना, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन है कहाँ? यहाँ पर है। अच्छा, हम ऑक्सीजन के नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, तो हम ऑक्सीजन के नीचे नहीं लगा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आगे लगाएंगे। अच्छा, आगे लगाया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए भी, क्योंकि भाई ये 2 आगे लगा दोनों के लिए, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो गलत है ना। तो यहाँ अब 2 अगर हमने आगे लगाया तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 4। तो जो नया आ गया बन के
उसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2। तो अगर इस हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा। यस हो जाएगा मैम। तो देखो जरा, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2। तो यहाँ हाइड्रोजन अकेले था ना, इसके आगे हमें 2 लगाना है, तो यहाँ हमने लगा दिया 2। तो देखो 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ हमने लगा दिया। रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है आपको बेटा? चलो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट करें। चलो इसके बाद हम एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया CaOH2 प्लस CO2, थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं क्योंकि भाई बोर्ड तो उतना है नहीं। CaOH2 प्लस CO2, ये बना CaCO3 प्लस H2O। अभी देखो हम इसको चेक करते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ उठाओ, Ca कितना है 1, O देखो ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब O कितना है 2। अब 2 है यहाँ और 2 है यहाँ, टोटल O कितना है 4, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे O 4 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, ठीक है, और कार्बन कितना है 1। यहाँ देखो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 यहाँ है और एक यहाँ है 4, और हाइड्रोजन 2। चेक करो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन 4 4, हाइड्रोजन 2 2, कार्बन 1 कार्बन 1। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो आपको इस तरह से चेक करना है। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट हम इक्वेशन पे आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक, अभी और भी इक्वेशन देंगी मैम आपको, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है ना जिसमें हीट रिलीज हो, ठीक है। सो द रिएक्शन in which heat is produced, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगा। कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिया CH4, मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये बन गया CO2 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे देखो, अब ये मैम आपने 2 क्यों लिखा, यहाँ 2 क्यों लिखा? देखो जरा बैलेंस करने के लिए लिखा है बेटा। यहाँ पे कार्बन 1 था, ठीक, यहाँ पे कार्बन 1 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 2 जा 4 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है और यहाँ 2 यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये 4 हो गए। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक में। आप रेस्पिरेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया प्लस आपने 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल का बनेगा, 6 मॉलिक्यूल का वाटर बनेगा, ठीक है, और प्लस ये एनर्जी के लिए डेल्टा का साइन होता है ना। तो एक इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट? अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक देखो, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। हीट इज एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, ये क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? सिंगल O है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी? हीट
जो है एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। आप केक बनाते हो ना, तो केक में हीट एब्जॉर्ब होती है, वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो तुमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट के लिए मैं साइन दे रही हूँ डेल्टा का, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। अच्छा देखो जरा ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, चेक करते हैं। कैल्शियम 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 + 2 3 है, और कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1 है। तो यहाँ हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है बच्चे, अभी हम कुछ और इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। ओके चलो, ये तो तुम्हें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में समझा दिया। अभी बच्चों के स्ट्रगल है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो मैं उस पर 4-5 आपको सम्स कराती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने ले लिया Fe + H2O, ये बना Fe3O4 + H2। अब जरा देखो कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। पहले यहाँ देखो, Fe कितने हैं, 1, H कितना है 2, O कितना है 1, यहाँ Fe कितना है बेटा 3, यहाँ H कितना है 2 और O कितना है 4। तो मैम यहाँ Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है बराबर है, O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। अगर हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 3 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो नया नंबर आएगा उसको सर्कल करना है। अब देखो Fe अकेला है ना, तो हम यहाँ 3 लगाते हैं, तो देखो Fe भी 3 हो गए, ये Fe भी 3 हो गया। चलो ये भाई ये हो गया हमारे हिसाब से। हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब ये 1 ऑक्सीजन है तो इसे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अकेले नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। तो अगर आप यहाँ पे 4 लगाते हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो नया नंबर बन जाएगा 8। ठीक है, 4 2 जा 8। अब यहाँ देखते हैं, चलो भाई यहाँ तो हमने ऑक्सीजन में लगा दिया। अब यहाँ देखो Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है, और हमारा हाइड्रोजन कितना है 8। तो हाइड्रोजन को 8 मिलाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी एक नया नंबर, ठीक। और ऑक्सीजन तो हमारा 4 है, यानी कि हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन जहाँ है उसके आगे हमें 4 लगाना होगा, तो ये +4, ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। देखो Fe3, यहाँ पे भी Fe3, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है बच्चे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे मान लो मैंने दिया हाइड्रोजन कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब अमोनिया का सिंबल लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने बेटा 2, नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन कितने 1। मैम ये तो सारा गड़बड़ है। अगर इस n के आगे, यहाँ 2 है, इस n के आगे 1 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो n2 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन n अकेला नहीं है, हाइड्रोजन भी साथ में, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लगाने से 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अगर हम यहाँ पे 3 कर दे तो ये हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। तो चलो भाई देर किस बात की, तो ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2 नाइट्रोजन बन जाएंगे और हाइड्रोजन 6, रिएक्शन बैलेंस्ड। चलो नेक्स्ट एक और इक्वेशन को देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया NaOH + H2SO4, और हमने बनाया, इसको थोड़ा और छोटा लिख देते भाई, बोर्ड छोटा है, NaOH + H2SO4, और हमने ले लिया Na2SO4 + H2O। चलो भाई रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। Na कितना है इधर,
1 और इधर कितना है 2, यहाँ O कितना है 1 यहाँ है 4 यहाँ है 5 है, यहाँ O कितना है 4 और 1 5। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं भाई यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1। अब किसके साथ प्रॉब्लम है, ये 1 है ये 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा। अभी Na अकेला तो है नहीं, ऑक्सीजन कितना था 5, तो अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 10, तो नया नंबर इसको भी सर्कल कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी था तो ये 2 है, तो 2 से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा और +2 यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा 4। ठीक है, और सल्फर तो यहाँ था नहीं, चलो मान लिया हमने 2 लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सारे चेंजेस आ गए। इसका ऑक्सीजन 10 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 और 5, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने थे 2, तो अगर हम इस हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया और ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन 6 हो गया। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 लगाने से, अच्छा ये मैंने 5 थे ना, ये हमारे पास सॉरी ये 2 ऑक्सीजन हो गए, एक मिस्टेक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और +4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 + 4 6 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ भी देखो 2 ऑक्सीजन +4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, Na भी 2 2, हाइड्रोजन भी 4 4 और सल्फर भी 1। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें लगाना था हमने यहाँ Na के आगे 2 लगा दिया और वाटर के आगे 2 लगा दिया। एक और इक्वेशन लेते हैं, देखो हमने लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH3 और हमने बना दिया Al2O3 + H2O। देखो एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन देखो अंडर ब्रैकेट है ना तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन, ये 3 और +1 4, यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो अब ये 1 है और ये 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मान लो हमने 2 यहाँ लिख दिया तो एल्युमिनियम तो 2 हो गया। ठीक है, नया नंबर सर्कल करेंगे और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा 6, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ है 2 3 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ कितना है भाई, यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है 1 और 3 4, पहले भी हम देखते हैं। और हाइड्रोजन में क्या चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन भी हमारा 6 हो जा रहा है, 3 था 3 2 जा 6, यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है 2, अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 + 3, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गया और एल्युमिनियम 2 हो गया। तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। एक और इक्वेशन करके देखें, चलो एक और इक्वेशन करते हैं और वो इक्वेशन है, मान लो हमने लिया CH2 कार्बन सल्फाइड + ऑक्सीजन, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड + सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 1, सल्फर कितने हैं भाई 2, यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 4। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये 1 है ये 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, किसको सल्फर को, ये सल्फर यहाँ है तो सल्फर हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन में भी चेंज हो गया क्योंकि आगे 2 लग गया तो 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 और +2 6, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन हमारा कितना है 2, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। तो चलो भाई ऑक्सीजन के आगे 3 लिख देते हैं और इसके आगे तो हमने 2 लिख ही दिया, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ गया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन आपको सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।